तो हम बात कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो एस में कितने ग्रुप बनाए गए? पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो पी में कितने ग्रुप बनाए गए? डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो डी में कितने ग्रुप बनाए गए? तो टोटल कितने हो गए? 2 + 6 + 10 कितने हो गए? तो टोटल कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18। जो एफ ब्लॉक था उसको अलग से ग्रुप में सेपरेट नहीं किया गया। जो एफ ब्लॉक था उसको अलग से ग्रुप में सेपरेट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल काफी लंबी हो रही थी, इसलिए उसको अलग से सेपरेट नहीं किया गया। तो एफ ब्लॉक को किसमें रखा गया? एफ ब्लॉक को रखा गया थर्ड ग्रुप में। किसमें रखा गया? आप लोग पढ़कर भी आए हैं, अब तो आपको पता भी होगा। जो एफ ब्लॉक में 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो लेंथेनोइड सीरीज बोलते हैं और एक, दोनों ही सीरीज किस ब्लॉक में रखी हुई है? थर्ड ग्रुप में। सॉरी, किस ग्रुप में रखी हुई है? थर्ड ग्रुप में। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो पहले 2 ग्रुप एस, बीच के 3 से 12 तक के जो ग्रुप होते हैं, टोटल 10 हो गए ना, वो कौन से हो गए? डी ब्लॉक। और 13 से जो 18 तक होता है वो क्या हो जाता है? पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहां से कहां तक आते हैं? 3 to 12, 3 to 12 टोटल हो गए कितने? 10। और एफ ब्लॉक को किस ग्रुप के अंदर रखूंगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब आप लोग पढ़कर आए हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अच्छा, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैंने पैराग्राफ का मतलब निकाल के रख दिया यहाँ पर साइड में। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो ये साइड में बातें लिखी हैं वो लिखी हुई है। आ रहा है? तो मैं पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन कहां पर लिख रहा हूं? साइड में, ताकि आपको पता लग जाए कि ये पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ताकि हम लोग बार बार पैराग्राफ को रीड करने की जरूरत, एक बार करेंगे आप कंक्लूजन निकाल कर यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये पैराग्राफ रीड करने की जरूरत, पता लग गया? तो डी ब्लॉक 3 to 12, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप थर्ड में रखा गया। 2 सीरीज, लेंथेनॉइड और, अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जाता है? डी ब्लॉक को क्या बोला है? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक को क्या बोला है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। 7 होते हैं। कितने होते हैं? बहुत बढ़िया। अगर आप लोग देख रहे हो, ये क्या होता है? ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ऐसे ही होता है ना? तो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7 पीरियड में। जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं? देखो, पोटेशियम के बाद कौन आता है? कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो किस पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं? तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो किस पीरियड से स्टार्ट होते हैं? तो फोर्थ पीरियड में आएंगे, फिफ्थ में आएंगे, सिक्स में आएंगे, और तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके टोटल कितने पीरियड है? 4। कौन कौन सा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th पीरियड। और डी ब्लॉक में ग्रुप कितने हो गए? तो पीरियड तो है 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, और ग्रुप्स कितने हैं? तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हो गए? अरे 4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन से और 10 वर्टिकल लाइन से, कितने हो गए? तो टोटल डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं? 4। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ये पढ़ लोगे ना आप लोग? तो ये कंक्लूजन मैंने पहले यहां पर मेहनत करके लिख दिया है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब आपको पता है कितने पीरियड है? 4 पीरियड है। अरे हाँ या ना? तो कितनी सीरीज होंगी इसमें? 4 सीरीज होंगी। तो जो फर्स्ट सीरीज होती है उसे क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? या तो 3D सीरीज बोलो या फिर फर्स्ट सीरीज बोलो। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 3D सीरीज का मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 3D में। 4D का मतलब 4D में। 5D का मतलब, और 6D का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। कर लोगे या नहीं कर लोगे? और ये 3D सीरीज किस पीरियड में आती है? ये आती है फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में और, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? जो 3D सीरीज है वो कहां से कहां तक होती है? स्कैंडियम से जिंक तक। पता है आपको? स्कैंडियम से। जो 4D सीरीज होती है वो होती है इट्रियम से कैडमियम तक। इट्रियम से कैडमियम तक। जो 5D सीरीज होती है वो होती है लैंथेनम से मरकरी। लैंथेनम से
और जो 6D सीरीज होती है वो कहां से कहां तक होती है? एक्टिनियम से कोपरनीशियम तक। कर लोगे? कोपरनीशियम CN तक, कोई दिक्कत? ये आप लोगों को इतनी ज्यादा हम लोग पढ़ते नहीं थे लास्ट ईयर तक, पर इस साल क्वेश्चन पूछा गया है तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये भी हमारे लिए फिर अब क्या बन जाता है? इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए यही भी ऐड कर दिया अब, है ना। तो एक्टिनियम से कहां तक? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो 3D 4D 5D और 6D। अब अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो किस ग्रुप में होते हैं? थर्ड ग्रुप में। किस ग्रुप में होते हैं? तो आपको पता है दो सीरीज होती है, एक होती है लेंथेनॉइड और एक होती है, वो कौन से ब्लॉक एलिमेंट है? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा लास्ट? तो एक एक में तो लेंथेनॉइड में तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f में। और एक्टेनॉइड में किस में जाता है? तो जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो किसके साथ रखी होती है? लेंथेनम के साथ। किसके साथ? ये थर्ड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? तो जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो किसके साथ रखी हुई है? तभी तो उसे लेंथेनॉइड बोला है। और जो ये एक्टेनॉइड सीरीज है वो किसके साथ रखी होती है? समझ में आया? इसलिए तो इसे क्या बोला है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अब लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4f में। और एक्टेनॉइड में किस में जाता है? ठीक है, तो लेंथेनॉइड सीरीज कहां से कहां तक होती है? सीरियम से ल्यूटेशियम। सीरियम से, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीरियोडिक टेबल में, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, सीरियम टू ल्यूटेशियम। और जो 5f वाला है वो कहां से कहां तक? थोरियम टू लोरेंशियम। थोरियम टू। अब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है, तो ट्राई करें कि जो आप लोगों का पीरियोडिक टेबल था उसको वापस से एक बार रिवाइज कर लिया जाए, ताकि दिक्कत क्लियर है। तो कहां से कहां तक ये सारी समझ में आ गई सारी चीजें? तो चार सीरीज है, 3D 4D 5D और 6D सीरीज है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसको किस ग्रुप में रखा गया? थर्ड ग्रुप में। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके ग्रुप 3 to 12। और जो आप लोगों का लेंथेनॉइड है वो किसके साथ रखा गया? और एक्टेनॉइड। तो जो 4f सीरीज है और 5f सीरीज है इसका ग्रुप नंबर बता सकते हो? थर्ड हो गया। ग्रुप नंबर तो पता ही एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन पीरियड नंबर बताओ लेंथेनॉइड वाले का और एक्टेनॉइड वाले का। नहीं समझ में आया? तो ये सारी चीजें किस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं? सेकंड पैराग्राफ में। मैं पैराग्राफ भी रीड करूंगा, पर वो पैराग्राफ रीड नहीं करूंगा जो पता है हम लोगों को। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं। किस पर आते हैं? थर्ड पैराग्राफ में आप लोगों से बोला गया कि जो आपको पता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट पड़ा क्यों? उन्हें ट्रांजिशन मेटल बोला क्यों गया? अब ट्रांजिशन मेटल आपको पता है वो किसके बीच में आता है? यहां पर होता है एस ब्लॉक, हाँ या ना? बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? अरे घूं से पढ़ेंगे। बी कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। बीच में होता है डी ब्लॉक, और साइड में कौन सा होता है? यही होता है। फिर एफ कहाँ है? यही है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला क्यों गया? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में ट्रांजिस्ट करती थी। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बीच में थी? इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? ये पुरानी बात है, अब नया दौर चल रहा है, तो इसकी डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ी। इसकी डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत। तो ट्रांजिशन एलिमेंट को पहले ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच में क्या करती थी। लेकिन बाद में इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया और क्या बोला गया? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से एलिमेंट होंगे? जिनमें जो डी सबशेल होगा, जिनमें जो डी सबशेल होगा वो इनकम्प्लीट हो। क्या हो? अब वो किस में होगा? या तो वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाए या फिर आयन की फॉर्म में। इनकम्प्लीट हो या तो न्यूट्रल एटम की फॉर्म में या फिर आयंस की फॉर्म में। अगर डी वाला इनकम्प्लीट आ रहा है किसकी फॉर्म में? न्यूट्रल एटम की फॉर्म में या फिर, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएंगे? और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कहलाएंगे। अब क्या होगा? जैसे मैंने बात की, देखो जैसे मैंने स्कैंडियम की बात की। स्कैंडियम क्या होता है बताओ? 3D1 4s2। तो डी में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? हाँ या ना? टाइटेनियम की बात करूं 3D2, तो ये भी इनकम्प्लीट है। भाई टी में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, कितना ही पड़ा हुआ है? अरे ऊपर एक पड़ा हुआ है, नीचे दो पड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो इनके डी सबशेल क्या है? तो ये कैसे एलिमेंट है? लेकिन अगर मैं जिंक की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? तो जिंक क्या होता है? 3D10 और, तो डी भरा हुआ है क्या? अगर मैं इसकी आयन की फॉर्म में भी लेता हूं तो Zn+2 लेता हूं तो क्या आएगा?
3D10। अब आपको पता है 4s0। अब आपको पता है जिंक जो होता है वो सिर्फ Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा और कोई क्यों करता है? आने आने वाला आगे सारी चीजें। तो बताओ, न्यूट्रल एटम में भी डी भरा हुआ है और आयंस की फॉर्म में भी डी, तो क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? डी जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट, सर क्या बात करो, फिर तो ऐसे कॉपर भी ले। कॉपर क्या होता है? 3D10 4s1। क्या डी भरा हुआ है? क्या डी भरा हुआ है? ये न्यूट्रल एटम में तो भरा हुआ है, पर कॉपर +2 शो करता है क्या? तो जब +2 शो करेगा तो कितना हो जाएगा? मतलब इनकम्प्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा या नहीं होगा? क्लियर है? तो पहले ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता था डी ब्लॉक को? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज एस और पी के बीच में ट्रांजिट करती थी। बाद में इसकी डेफिनेशन को क्या बदला गया और क्या बोला गया कि जिनमें डी सब शेल क्या होंगे, भले वो न्यूट्रल एटम की फॉर्म में हो या फिर तो जिंक क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है? ऐसे ही कैडमियम, ऐसे ही मरकरी और ऐसे ही कॉपरनीशियम। क्लियर है? ये चारों ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इनके डी क्या होंगे। अब टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने थे भाई? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने थे? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट 40 थे। उनमें से 4 एलिमेंट ऐसे हैं जो न्यूट्रल और आयन की फॉर्म में डी सब शेल भरा हुआ है। तो वो फिर, तो अगर मैं पूछूं टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट, टोटल डी ब्लॉक कितने हैं, और इनमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है जिंक, कैडमियम, मरकरी और Cn नॉन ट्रांजिशन। और जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन सा ग्रुप होता है? 12th ग्रुप। 3 से 12 तक ग्रुप है ना, तो 12वां जो ग्रुप है सबसे लास्ट वाला, वो वाला फिर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। यस सर, पर ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन सी मेटल होती थी अगर आपको याद हो तो? मैंने पढ़ाया था वोलेटाइल मेटल। कौन सी मेटल होती है? वोलेटाइल मेटल होंगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज्यादा होगा? भाई वोलेटाइल है तो ये तो वेपराइज हो रही है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो मेटल होते हैं, मेटल के तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ना, जबकि ये उनमें भी एक्सेप्शन है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? काफी कम होता है। रीजन क्या है वो बात की बातें हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये तीनों पैराग्राफ समझ में आया या नहीं आया? चलें आगे। तो जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन कर लें क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो मुझे बताइए जल्दी से, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? 3 to 12। एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होता है? पीरियड कौन कौन से होते हैं? 4 5 6। टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट, टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनकी 2 सीरीज थी, कौन कौन सी? लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। जो लैंथेनॉइड है उसका ग्रुप नंबर तो दोनों का 3 होगा, पीरियड नंबर कौन सा होगा? 6। और एक्टेनॉइड का पीरियड नंबर, कोई दिक्कत? तो इनमें कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। हाँ या ना? बताए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन। एक सेकंड रुके सही बच्चे। चलिए, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि कौन से एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल ऑफ द एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 4 ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। कौन कौन सी सीरीज देते हैं? 3D 4D 5D और। सर ये क्या कहना चाह रहा है समझ में ही नहीं आया, क्या कहना चाह रहा है सुनना ध्यान से। मैंने कहा था जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल या फिर अल्टीमेट शेल, बता था। उसके जस्ट अंदर वाला शेल कौन सा होता है? पेनल्टीमेट शेल होता है। तो जब मैं स्कैंडियम लिखता हूं तो स्कैंडियम क्या होता है? 3D1 4s2। तो ये तो वैलेंस शेल है। तो ये 3D वाला कौन सा हो गया? ये 4 सेल था, ये 3rd सेल है, तो ये इसके अंदर वाला है ना, तो कौन सा हो गया? तो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? डी सब शेल में। और डी वाला कौन सा वाला है? पेनल्टीमेट वाला। और डी में कौन कौन से में जा सकते हैं? 3D 4D 5D और, इसलिए 4 सीरीज यहाँ पर बन गई है। हाँ या ना? स्कैंडियम ये रहा। ऐसे टाइटेनियम का क्या हो जाएगा? 3D2 4s। क्या ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं आप लोगों को? लेकिन इनमें याद है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिनियम का क्या हो जाएगा? 3D3 4s2। ऐसे क्रोमियम का क्या होना चाहिए था? 24 पर है, होना चाहिए था 3D4 4s2 पर। ये होता है क्या? जो क्रोमियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D5 4s
और ऐसा क्यों हुआ था? एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में क्यों आ गया था? क्योंकि डी वाला कैसा हो गया था? हाफ फिल्ड हो गया। और आपको पता हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? काफी। इसका रीजन भी अभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ, है ना, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कितना हो गया बताओ? हाफ फिल्ड की वजह से स्टेबल हो गया। ऐसे ही सेम किसका हो गया? अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर आता है 29 पर, तो होना चाहिए था 3d9, पर ये भी देखो क्या था? रॉन्ग। और ये भी क्या होता है? रॉन्ग। यहां पर भी एस का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चला जाता है? क्या हो जाएगा? 3d10। और ऐसा क्यों हुआ है? फुल्ली फिल्ड हो गया। अब देखो कॉपर के जस्ट नीचे क्या आता है? एजी। अगर मैं कॉपर अगर सीरीज में देखूं तो कॉपर के जस्ट नीचे क्या आता है? तो एजी का क्या होना चाहिए? एजी का होना चाहिए 4d10। भाई कॉपर के जस्ट नीचे कौन आता है? तो इसका क्या होना चाहिए? 4d10। कर लोगे या नहीं कर लोगे? भाई इसका भी होना तो चाहिए था कितना? 4d9 5s2 होना चाहिए था ना। लेकिन ये भी फुलफिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये समझ में आया हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की वजह से एस का इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में आ गया? तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों शो कर रहे हैं? ये आपका एस का इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में आ रहा है, स्टेबिलिटी। और एस का इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में क्यों जा पा रहा है? भाई एस का तो आउटर मोस्ट है, 4 वाला सेल है, जबकि डी का अंदर वाला है। तो जब भी इजीली निकल कर जा रहा है, और ऐसा इजीली निकल कर क्यों जा रहा है? क्योंकि इनके n-1d और जो ns ऑर्बिटल होते हैं उनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता तो फिर एस का इलेक्ट्रॉन जा पाता क्या डी में? तो इनके n-1d और ns ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होने की वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। एनएस में से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और n-1 डी में से भी। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं वो भी अभी आगे आएगा। क्यों शो करते हैं? क्योंकि n-1d और ns ऑर्बिटल में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, तो ns में से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और n-। समझ में आया नहीं आया? तो यही सारी चीजें, बस इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है सभी का, क्रोमियम का, कॉपर का और एजी का। कर लोगे? तो यहाँ पर मैंने कंक्लूजन निकाल दिया। और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया? हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर। अब देखो निकिल कितने नंबर पर आता है मुझे बताओ? निकिल आता है 28 पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d8। निकिल के जस्ट नीचे आता है पैलेडियम, निकिल के जस्ट नीचे आता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी 18 लिख दिया मैंने, एक सेकंड। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इसका जस्ट नीचे आता है, बोलो। 4d8 5s। लेकिन मजे की बात है, ये क्या है? पैलेडियम में तो क्या होता है, दोनों के दोनों के ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां जाते हैं? फुलफिल करने के लिए। समझ में आ रहा है कितना उल्टा सीधा कॉन्फ़िगरेशन है? हाँ या ना? होना चाहिए था। अब यहां पर तो ये भी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल हो रहा है, यहां तो कितने का ट्रांसफर हो गया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो बताओ एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकते हैं। और n-1d में कहां से कहां तक चलेंगे? डी में 1 to 10। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिखा हुआ है क्या? ये रहा। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कितना होगा? n-1d ns। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1 to 2। क्योंकि जनरली बस ये जो 0 वाला कॉन्फ़िगरेशन है वो किस में बना है? सिर्फ। बाकी समय में या तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर तो ये दोनों ही दे देते हैं कई बार। आ रहा है बसन में? तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10 भी लिखवा देते हैं, ns 1 to 2, या फिर क्या भी लिखवा देते हैं n-1d 1 to 10 ns 0 to। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो किसको करेक्ट करें? ओवरऑल डी ब्लॉक का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन अगर 3D सीरीज की बात करता, तो 3D सीरीज में एस में कोई 0 में इलेक्ट्रॉन है क्या? तो क्या लिख सकते? अगर 3D सीरीज की बात करें तो n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, क्योंकि उनमें ns में एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है 3D सीरीज में। हाँ या ना? तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कोई प्रॉब्लम वाली बात? तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, दिस जनरलाइजेशन हैव सर्वल एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d और, तो n-1d और ns ऑर्बिटल में कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से तो क्रोमियम का में s का इलेक्ट्रॉन डी में आ गया, कॉपर में s का इलेक्ट्रॉन
और मजे की बात पैलेडियम में तो देखो दोनों एस के इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैंने आप लोगों को कौन सी सीरीज याद करवाई थी, 3D सीरीज, या तो इसे बोलते हैं 3D सीरीज, क्या बोलते हैं, या फिर बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन। तो कौन कौन सा था बोलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। और जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है वो कहां से कहां तक है, 21 से 21 से 21 से। फिर मैंने आपको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज बताई थी, ये सब कुछ करवाया हुआ है। ये कौन सी है, या तो इसे बोल दो 4D सीरीज, या फिर क्या बोल दो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको याद करवाया था, ये कहां से कहां तक होती है, 39 टू 39 टू, पहली कहां से कहां तक थी 30, सेकंड कहां से 4 39 टू, और इसको कैसे याद करवाया था, याद है, यारी जरा निभा, कहां तक निभाना है, मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहा पड़े आग में कूद जा, बताया था, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राहा पड़े आग में। इनके नेम आप लोगों को पता है, क्लियर है। आरयू होता है रुथेनियम, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, बाकी अपने आप देख लेना। आरयू क्या होता है, रुथेनियम। आरयू क्या होता है, आरयू क्या होता है, ये आगे काम आएगा। आरयू क्या होता है, रुथेनियम। आरएच आपको पता है रोहेडियम होता है ना। फिर ये कैसे बताया था, अब बताओ ये कहां से कहां तक होते हैं। नेक्स्ट कौन सी सीरीज है, 5D सीरीज, या फिर इसे क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्या बताया था, हफ्ता ला हफ्ता बताया था पूरा, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। जो ओएस होता है वो होता है ओस्मियम। क्या होता है, आरयू था रुथेनियम और ओएस है क्या है, ये दोनों को मैं यहां पर क्यों सर्कल कर रहा हूं। मैं आपको अगर पूछूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो कौन कौन होंगे, यहां देख लो बेटा, ऑस्मियम और रुथेनियम, ऑस्मियम और ऑस्मियम और ऑस्मियम और ऑस्मियम और, क्लियर है। और एक और होता है आई आर, होता है इरिडियम। आई आर क्या होता है, IRIDIUM, इरिडियम है ना। तो इरिडियम क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपसे पूछूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट में किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है ओस्मियम और इरिडियम की। ओस्मियम की और ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसकी आती है, तो ऑस्मियम और रुथेनियम प्लस एट शो करते हैं सबसे ज्यादा पूरी डी ब्लॉक में। और सबसे ज्यादा किसकी होगी, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ला हफ्ता वरना रे उधर उधर पिटाई और होगी। अब ये कहां से कहां तक है, देखो 57 है, फिर 57 से सेकंड एलिमेंट कौन सा आया, मतलब कुछ एलिमेंट मिसिंग है यहां पर। कहां से कहां तक के एलिमेंट मिसिंग है, 58 टू, और ये 58 टू 71 कौन से हैं, क्लियर है। अरे हाँ या ना, जिसमें 4f में इलेक्ट्रॉन जाएगा 58 से। और ये कहां से कहां तक होते हैं, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, बताया था। तो 58 से 71 मिसिंग है ना, तो ये 58 से 71 के एलिमेंट किसके साथ ही रखे गए, लैंथेनम के साथ। इसे इन्हें क्या बोला गया, लैंथेनोइड। समझ में आया कि नहीं आया। तो मुझे बताओ, तो 57 फिर 72 से कितना, 80, 72 से। तो जो 5D सीरीज होती है या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 57 और देन 72 से 57, देन 72 से 80। और जो लास्ट सीरीज होती है कौन सी सीरीज, इसके नेम बाद में याद करेंगे हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस साल, अब याद करना हम लोगों को। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कहां से शुरू हुआ है, एक्टिनियम से। एक्टिनियम कितने पर, 89 पर। और फिर कौन आ गया, रदरफोर्डियम। कौन आ गया, 104। तो कौन से मिसिंग है यहां पर, 92। तो जो एक्टेनॉइड होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं, 92 103। और ये कहां से कहां तक होता है, थोरियम टू लोरेंशियम। तो लेंथेनॉइड होता है सीरियम टू, अरे बोलो भाई, सीरियम टू ल्यूटेशियम, और एक्टेनॉइड होते हैं थोरियम टू। तो लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4f में। एक्टेनॉइड में किस में जाता है, लेंथेनॉइड कहां से कहां तक होते हैं, 58 से। एक्टेनॉइड कहां से कहां तक होते हैं, 92।
पढ़ा चुका हूं ना ये सारे। तो पहले 89 फिर 104 से 11 कर लोगे। तो भाई थ्री डी सीरीज जो थी वो 21 से 30 तक, जो 4D सीरीज थी वो 39 से 48 तक, फिर जो 5D सीरीज थी वो 57 और फिर 72 से 80 तक, और जो 6D सीरीज थी वो 89 और फिर 104 से 112 तक। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये सारा याद हो गया? चले तो आगे चलें। अब जो जिंक कैडमियम मरकरी, देखो जिंक सबसे लास्ट एलिमेंट है ये रहा। अरे हाँ या ना? जिंक वाला, कैडमियम वाला, मरकरी वाला और सीएन वाला, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके न्यूट्रल एटम में और आयन में डी क्या होते हैं? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये लिखा हुआ है जिंक कैडमियम मरकरी एंड सीएन, सीएन आर नॉट रिगार्डेड एज, क्योंकि फुल भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। तो अब समझ में आया हमको कैसे डी ब्लॉक पढ़ना है। डी ब्लॉक एनसीईआरटी से रीड करते हैं, काफी डिफिकल्ट सा लगता है क्योंकि काफी कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो समझ के परे है ना, पर हम लोग अब ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। अब एनसीईआरटी रीड करना भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बेटा कि मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताई हैं। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या उतना होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता होगा, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम क्या होता है? बोर मैग्नेटोन। एन क्या होता है? नंबर ऑफ। तो अगर डी जीरो है तो डी जीरो में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई। डी वन में, डी टू में, डी थ्री में तो होता जाएगा। डी सेवन में, डी सेवन में 3 होंगे भाई, 5 बढ़ जाएंगे और फिर 2 पेयर्ड हो जाएंगे तो 3 बचेंगे अनपेड। तो D1 से D9 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाएगी या नहीं आएगी? D0 D10 में उनमें नहीं आ पाएगी, हाँ या ना? तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर लिखी हुई है। अब आपको बोला गया है जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं? वो क्या क्या प्रॉपर्टीज? तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं? वेरिएबल, वेरियस की जगह वेरिएबल लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है ना लिखने में, वेरिएबल लिख देता हूं, वेरिएबल। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट, अब इनका भी आगे अच्छे से आने वाला है, सारा एक एक खुलकर आएगा सामने, है ना। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं? वेरिएबल। अब आपको ये भी पता लग गया, मैंने बता चुका हूं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि n-1d और ns में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। कर लोगे या नहीं कर लोगे? दूसरा, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ ही चुके हैं पूरा, हाँ या ना। नेक्स्ट, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं? भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? और जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे थे तो उसकी वजह से डीडी ट्रांजिशन हुआ था। डीडी ट्रांजिशन किसकी वजह से होता है? लिगेंड की वजह से। लिगेंड आया था तो T2G और EG में क्या कर दिया था? स्प्लिट कर दिया। तो कलर्ड हो गए थे कि नहीं हुए थे? तो कौन से वाले कलर थे? D1 से D9, D0 और D10 कैसा था? सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या शो कर रहे हैं? ये कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्यों शो कर पाते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और दूसरा, इनका सरफेस एरिया क्या होता है? काफी। अब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो आपको बता दिया मैंने, होमोजीनियस कैटालाइसिस रिएक्शन और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, बताया था कि नहीं बताया था कैसे होगा। और नेक्स्ट क्या है? पैरामैग्नेटिक। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक मतलब जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो स्कैंडियम D1 होता है तो D1 में अनपेड है, D1 D2 D3 D4 D5 D6 सब इनके पास अनपेड है, पर D0 D10 में तो नहीं है। तो मैक्सिमम में तो D1 से D9 की कंडीशन बनेगी ना। तो मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसा बिहेवियर शो करेंगे? सर बहुत डिफिकल्ट है सर। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। अरे समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? ऑनलाइन, ऑनलाइन। चलें आगे। अब देखो क्या होता है, जनरली आपको बताया था मैंने टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा? पढ़ चुके हैं ना ये। अब जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो बोरॉन से, और अगर मैं कहां तक जाता हूं, फ्लोरीन तक जाता हूं, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो साइज क्या होगा? और एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्या होगा? तो आपको पता है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होती है, लेकिन पीरियड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? ऑलमोस्ट। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं, एस ब्लॉक की बात करूं, उनमें पीरियड में जो एलिमेंट रखे उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो
अब ग्रुप वाले की तो प्रॉपर्टी सेम होती है, ग्रुप किस में रखे हैं, वर्टिकल लाइन में, पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में रोज में जो रखे हुए हॉरिजॉन्टल लाइन उनकी भी काफी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम से जिंक तक जाऊंगा तो साइज में कोई ज्यादा फर्क, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, तभी तो वो अलॉय बनाते हैं, तभी तो वो क्या बनाते हैं। सर क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये बकवास यहाँ पर लिखी हुई है, देयर आर ग्रेटर सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ, बेटा एक सेकेंड, एक सेकेंड रुके, करें। तो यहां पर देखो यही लिखा हुआ है, द ग्रेटर सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ ए इन कॉन्ट्रास्ट टू नॉन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनके हॉरिजॉन्टल रो में प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं, सेम होती है, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा नहीं था। क्लियर है। तो अब यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वी शैल स्टडी द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रेंड इन हॉरिजॉन्टल रो, तो वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज, अरे बकवास, जिंक क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में जो डी सबशेल है वो कंप्लीटली, ये नहीं पढ़े, अच्छा क्वेश्चन नहीं। चलें आगे। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप पढ़ना, नहीं होता है तो पूछना, एक एक चीज आप लोगों को पढ़नी है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है ना। नेक्स्ट आते हैं इनकी किस पर। अब भाई मुझे बताओ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जो कौन से एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या है, मेटल की नॉन मेटल। अब जो मेटल होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे भाई, अगर मेटल है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तो शो करेंगे, हाँ या ना। और मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटल कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, काफी डक्टाइल होती है, लस्टीरियस होती है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैलिएबल होती है, हाँ या ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो बस यहाँ पर दिया हुआ है, नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी। अब बताओ ये हाईलाइटेड करने वाला पॉइंट था क्या, भाई मेटल है तो मेटेलिक प्रॉपर्टी तो शो करेगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात इसने कह दी, हाँ या ना। अब हाईलाइटेड वाला पॉइंट देख लिया है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ जिंक, जिंक, कैडमियम, मरकरी तो एक ही ग्रुप के वोलेटाइल मेटल वाले, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड दे हैव वन और मोर मेटेलिक स्ट्रक्चर एट। इसका क्या मतलब है, इस पर जाने की जरूरत, ये अपने कोर्स से बियॉन्ड है, पर ये लाइन इन्होंने चेपी हुई है तो हम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी मेटल है, ऐसी कौन कौन सी मेटल हैं जो एक या एक से ज्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, शो करती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं किस टेम्परेचर पर, मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं किस टेम्परेचर पर, वो कौन कौन सी है, वोलेटाइल मेटल, वो कौन कौन सी है, और उसके अलावा कौन है, मैग्नीज, जिंक, कैडमियम, मरकरी और, कर लोगे या नहीं कर लोगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी और, जिंक, कैडमियम, मरकरी और, ये क्या करती हैं, एक या एक से ज्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं किस पर। अब देखो कौन सी मेटल कौन सी स्ट्रक्चर शो कर रही है, दिया हुआ स्कैंडियम देखो HCP, BCC, टाइटेनियम SCP, हाँ या ना। अब ऐसी पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो कौन कौन सी करेंगी। अब देखो ये जो एक्स वाले हैं ना, ये एक्स वाले कौन से हैं, ये एक्स वाले हैं जो एक से ज्यादा टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो यही तो है। तो आपको तो इतना सा याद रखो, कौन कौन सी, जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक से ज्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, वो भी नॉर्मल टेम्परेचर। क्या मतलब है, इस पर जाने की अभी जरूरत। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज, वन और मोर टिपिकल मेटेलिक। चले अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, क्या कर देखते हैं। अब बताओ ये सारे मेटल हैं, ये सारे मेटल हैं, तो मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे या कम होंगे, तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे भाई, होंगे या नहीं होंगे, कोई दिक्कत वाली बात। पर मैंने बताया था जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन सी मेटल है, तो वोलेटाइल मेटल्स हैं, तो भैया इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ वो सारा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी और हार्ड होंगे, तो भैया MPBP क्या होंगे, किनको छोड़कर, जिंक, कैडमियम, मरकरी। इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि ये कैसा है, वोलेटाइल को। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा सर किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और किसका मेल्टिंग पॉइंट
किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका मेल्टिंग पॉइंट। तो भैया बताओ, अब जैसे स्कैंडियम, बहुत सारे स्कैंडियम होंगे, एक ही होगा। तो अगर स्कैंडियम स्कैंडियम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड अच्छा बना होगा, तो बताओ उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो जिन जिन मेटल के बीच में जो मेटेलिक बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा। कम होगी तो जिंक कैडमियम मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, वोलेटाइल मेटल है ना, उड़ जाती है, कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, आप जिंक और जिंक के आपस में जो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा होगा अच्छा हो रहा होगा क्या, क्यों नहीं हो रहा होगा। देखें, अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं अपने यहाँ पर। तो देखो यहां पर क्या होता है, अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो उसके क्या होता है 3D1, टाइटेनियम में, अच्छा यहां पर लिखू ना मैं, स्कैंडियम पता लग गया 3D1 4s2, टाइटेनियम क्या हो गया 3D2 4s2, 3D3 3D5 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8, हो रहा है इसी तरीके से। तो अगर मैं टाइटेनियम में देखूं कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बताओ। अरे बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा हूँ क्या भाई, टाइटेनियम में कितने हैं, यहाँ पर दो है, यहाँ पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है डी में, यहाँ पर डी में 5 है ना, और एस में पड़ा हुआ, एस की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ पता लग जाएगा। आयरन में बताओ डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी में 6 है, तो कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो एस इलेक्ट्रॉनों के साथ तो बॉन्ड बनाएंगे। डी में किन इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अनपेयर्ड के साथ, किसके साथ। तो अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो एस में तो लगभग सभी में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, एस में तो लगभग लगभग सभी के पास। तो एस से जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो तो सभी लगभग सेम आएगी। डी में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड उतने ही ज्यादा बनेंगे, कम बनेंगे। भाई अनपेयर्ड होगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी एलिमेंट के पास, उनमें इंटर एटॉमिक जो स्ट्रेंथ होगी, इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, वो ज्यादा होगी कम होगी, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे के साथ उतना ही ज्यादा क्या बना पाएगा। अब सबसे ज्यादा जैसे क्रोमियम में दिख रहा है 5 दिख रहे हैं डी में, तो वो बॉन्ड ज्यादा बनाएगा कम बनाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ या ना, तो वो बॉन्ड क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है। कई ऑथर ऐसा भी कहते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं नहीं बता रहा था, पर कुछ ऑथर ऐसे कहते हैं कि एस वाले इलेक्ट्रॉन से तो मेटेलिक बॉन्ड बन जाएगा और डी वालों से कोवेलेंट बन जाएगा, और जितने ज्यादा डी में इलेक्ट्रॉन होंगे कोवेलेंट बॉन्ड उतने ही, इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी तो वो फिर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, डी में कौन से, हाँ, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ जब मैं डी ब्लॉक में 3D सीरीज थी, ये कौन सी सीरीज थी, तो ये तो आपके पास है 3D, हाँ या ना, ऐसे नीचे क्या लिखी है मैंने, और ऐसे ही कौन सी हो जाएगी। तो बताओ जब 3D सीरीज में मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, जब 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, और फिर क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे अनपेयर्ड कम होंगे कम होगा। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले तो मेल्टिंग पॉइंट, और फिर, नहीं समझ में आया, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो देखो यहां से टाइटेनियम से क्रोमियम तक क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं गया तो अगर एमपी की बात करूं पहले तो क्या हो रहा है इंक्रीज, और फिर आयरन से और जिंक तक क्या हो जाएगा, नहीं आया सर समझ में, समझ में आया सर। मैग्नीज को क्यों छोड़ा भाई, रुक जाओ ना अभी, हाँ या ना, सारा ये बता देंगे फिर बाद में क्या बचेगा, क्लियर है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पहले तो मेल्टिंग पॉइंट, एक टाइम आया जब मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे यहां पर क्या होगा, जिरकोनियम नायोबियम और मोलिब्डेनम यहां तक तो बढ़ेगा, और फिर रुथेनियम से और कैडमियम तक क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आया सर। यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और फिर मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है इसका। लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है मैंने, जैसे जैसे क्या होगा, अब देखो अब मुझे बताओ, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं पहले, और फिर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं।
तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ा एटम के बीच में अट्रैक्शन, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ा। और एक होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मैंने आपको बताया था कि कोई अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, उसके बीच में जितना भी बॉन्ड है सब तोड़ दिए और उसको गैसियस एटम में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? अब जैसे एक मान लो आयरन का कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत सारे आयरन की रोड है। इस आयरन की रोड में बहुत सारे आयरन होंगे या एक ही होगा? वो किस बॉन्ड से बंधे हैं? ठीक है, तो अभी आयरन कैसा है? सॉलिड। सर ये तो आयरन है ही नहीं। अरे इमेजिन करो ना भाई, अभी आयरन कैसा है ये? अब मैंने इसको इतनी एनर्जी दी कि इसका जो आयरन है वो किस फॉर्म में आ गया? आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में। तो जितनी एनर्जी दूंगा उसे क्या बोलूंगा? तो बताओ, अगर आयरन आयरन के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा हुई तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और कम हुई तो भैया मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले एटॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी। और फिर तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव हाई वैल्यू ऑफ। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो जनरली उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? काफी। और उसका रीजन क्या है? n-1d में अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन उतना ही। तो उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा देना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही। नहीं समझ में आ रहा है सर? कुछ लिखा है देखो यहाँ पर, मैग्नीज और इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? काफी। देखें क्यों होता है? देखो क्यों होता है। अब मैग्नीज क्या होता है भाई? मैग्नीज होता है 3d5 4s2, डी में 5 है। ये कैसा है? हाफ फिल। और ये कैसा है? हाँ या ना? जिंक क्या होता है? 3d। कैसा है? नहीं आया सर समझ में? तो मैग्नीज खुद में स्टेबल है। अब आप कहोगे सर मैग्नीज के पास तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अरे हाँ या ना? तो मैग्नीज मैग्नीज से बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? पर भैया मैग्नीज खुद से ही सेटिस्फाई है। हाफ फिल्ड है कि नहीं है? तो खुद से ही सेटिस्फाई है, तो इसको दूसरे से कोई मतलब। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 5 थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी। पर साइंटिस्ट ने क्या बोला? देखा ना इसका कम आ रहा है, तो रीजन तो चेपेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैग्नीज कैसा? हाफ फिल्ड है, खुद में ही क्या है? तो खुद में स्टेबल है, तो दूसरे मैग्नीज की जरूरत पड़ेगी क्या? तो इतना इंटरेक्शन होगा क्या उनमें? तो उनके बीच में जब इंटरेक्शन इतना अच्छा ही नहीं है, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा? जिंक तो देखो, जिंक तो और ज्यादा मजे में है खुद से ही। इसके डी वाले क्या इलेक्ट्रो डी वाले क्या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? सिर्फ कौन से वाले करेंगे इसके? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैग्नीज और जिंक का जो जिंक सबसे कम 3D सीरीज में सबसे कम जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो किसका होता है? जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगा ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ज्यादा होगा? और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो या मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों का रीजन क्या था? डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर पूछा जाए कि जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 3D सीरीज में सबसे कम होता है, उसका रीजन क्या है? भैया अनपेड इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, खुद में मजे है, तो दूसरे से जिंक से ज्यादा इंटरेक्शन करेगा ही नहीं, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी ही। तो ये पूरा आप लोगों को पैराग्राफ समझ में आया? कर सकते हो बेटा? जिंक वाला फुल्ली फिल्ड है या नहीं है? क्या खुद में स्टेबल है कि नहीं है? 3D10 फुल्ली फिल्ड है ना, खुद में स्टेबल है। तो दूसरे जिंक से क्या ये इंटरेक्शन करेगा क्या इतना अच्छे से? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो एक जिंक और दूसरे जिंक में जब इतना अच्छा इंटरेक्शन ही नहीं है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? तो इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? काफी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो देखो 3D सीरीज में कहां से कहां तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा? टाइटेनियम से क्रोमियम तक बढ़ा, और फिर आयरन से और जिंक तक क्या हो गया? अब देखो, भड्डा तो मैग्नीज तक चाहिए था, इसके पास भी 3D5। पर मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है क्रोमियम से। क्या हो जाता है? तो इसका रीजन चेप रहे हैं। ऐसे ही यहां पर टेक्नीशियम का भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा क्या हो जाता है? तो इन दोनों का रीजन क्या चेपा? हाफ फिल्ड। ड्यू टू हाफ फिल्ड, ये खुद में क्या होंगे? खुद में ही। और खुद में ही स्टेबल हो जाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीज दूसरे मैग्नीज से इतना इंटरेक्शन करेगा नहीं, तो कम एनर्जी में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? कम। हाँ या ना? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? तो टाइटेनियम से क्रोमियम तक बढ़ा, मैग्नीज में एक सडन जंप आया, और फिर आयरन से और जिंक तक क्या हो रहा है? काम आ रहा है। ऐसे ही जिरकोनियम से मोलिब्डेनम तक बढ़ा,
टेक्नीशियम में एक सडन जंप आया और फिर रोडियम से और रोडियम नहीं सॉरी रुथेनियम से और कैडमियम तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखें इसका ग्राफ, देखो देखो टाइटेनियम से और क्रोमियम तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नीज में एक सडन जंप आया नीचे की तरफ, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है, कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज का। तो ये क्यों कम हुआ है, हाफ फील्ड है। क्यों कम हुआ है, तो खुद में स्टेबल है, दूसरे मैग्नीज से इतना ज्यादा वो करेगा नहीं। और फिर आयरन से देखो और कहां तक, कॉपर तक डिक्रीज हो रहा है। ऐसे देखो जिरकोनियम से मोलिब्डेनम तक क्या हो रहा है। फिर टेक्नीशियम में एक सडन जंप आया, और सडन जंप क्यों आया नीचे की तरफ, हाफ फील्ड है। और फिर रुथेनियम से और एजी तक कर लोगे। और ऐसे ही बता होफनियम से और कहां तक बढ़ा है, टंगस्टन तक बढ़ा है। और फिर टंगस्टन से और फिर एयू तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है किसका है, सबसे ज्यादा टंगस्टन का। किसका, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो मैग्नीज और टेक्नीशियम में सडन जंप क्यों आ रहा है वो आपको समझ में आ गया है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसकी ज्यादा होगी, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे जनरली, कर लोगे। जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होता है, क्यों, या मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, क्यों, क्योंकि एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं डी में, और दूसरा डी में क्या है, फुल्ली फिल्ड। तो दूसरे से ज्यादा मतलब ही खुद में ही मजे हैं। तो जिंक जिंक के बीच में इंटरेक्शन इतना अच्छा, समझ में आ गया। तो ये पैराग्राफ में यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। तो पैराग्राफ को इस तरीके से मैंने बना दिया ताकि आपको दिक्कत, चलें आगे। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ग्राफ बना हुआ है, देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी देखो, 3D सीरीज का पहले क्या हो रहा है, फिर एकदम से कम हुआ, और फिर वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ कैसा आ रहा है, कुछ कुछ मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। अब देखो सबसे नीचे कौन सी सीरीज है, फिर तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा किसका है, जनरली जनरली 5D का है, उससे कम 4D का और उससे कम, कर लोगे। अब एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 5D सीरीज का सबसे ज्यादा दिख रहा है जनरली, 4D और 5D का जनरली क्या दिख रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकालूं, कि 4D और 5D सीरीज में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनमें एलिमेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हुआ है कम हुआ है, मेटल और मेटल के बीच में इंटरेक्शन। तो यहीं पर यही लिखा हुआ है, देखो ये लाइन इसने पकड़ ली, occurrence of much more frequent metal metal bonding in compound of the heavy transition। तो जो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो 40 और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, उनमें मेटल मेटल के बीच में ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है। और अच्छी बॉन्डिंग होने का रीजन क्या है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा हुआ कब होगा, जब उनके बीच में अट्रैक्शन, नहीं समझ में आया सर, कर लोगे या नहीं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर याद हो तो मैंने पढ़ा चुका हूं आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन। जैसे आप लोगों को बताया था लिथियम का -3.05 होता है, फ्लोरीन का +2.87 होता है, बताया कि नहीं, हाइड्रोजन का 0 होता है, हाँ या ना। तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो, तो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पर। अब जैसे मैं मेटल की बात करूं, तो अगर आपके पास कोई मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, सबसे पहले मेटल क्या होता है, सॉलिड। सबसे पहले मेटल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैस में। और गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी, अच्छा इस सब्लिमेशन एनर्जी को क्या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल सकता हूं। यस सर, सॉलिड गैस में तो कन्वर्ट हो रहा है भाई, एक मोल सब्सटेंस लिया है उसको आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट कर दो। तो इस सब्लिमेशन एनर्जी को क्या मैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहां पर बोल सकता हूं, इस केस में, मेटल के केस में। अब जो गैस बना है, अब आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कौन सी एनर्जी, और बताया था ये जो आयन बना है इसको पानी में डाल दो, तो कौन सी एनर्जी, तो कौन कौन सी एनर्जी होगी, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और, ये तीनों फैक्टर डिपेंड करेंगे किसको, एसआरपी को, हाँ या ना। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो पोटेंशियल है वो अगर किसी का निकालना है, किसी मेटल का, तो वो कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है, 3 फैक्टर, कौन कौन सी। सब्लिमेशन एनर्जी को यहां पर क्या बोल सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकता हूं, आयनेशन एनर्जी और, तो बताओ, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में, अब डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी का एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन ज्यादा हो रहा है और किसी का, तो इनके एसआरपी में भी वेरिएशन देखने को मिलेंगे भाई। एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है,
जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे डी में, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बढ़ेगा, हाँ या ना? और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या एसआरपी के डिपेंड करती है? तो इनके एसआरपी में वेरिएशन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं समझ में आया? कर लोगे या नहीं कर लोगे? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा किस पर? एटॉमिक साइज। एटॉमिक, तो मैंने आपको कहा है जनरली टॉप टू बॉटम जाने पर तो साइज क्या होता है? बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, 3D सीरीज की, किसकी बात करूं? तो अगर आपको याद हो 3D सीरीज में क्या होगा, पहले लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज कम होता है। तो यहां पर भी लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? कम ही होता है। अब बताओ स्कैंडियम कितने नंबर पर आता है भाई? बहुत बढ़िया, 21, 23, 24। अब सभी को काउंटिंग तो आती है, हाँ या ना? कर लोगे? अब जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो 21, 22, 23, इसका मतलब क्या है? स्कैंडियम के पास जिसको जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। तो स्कैंडियम के पास 21 प्रोटॉन है, टाइटेनियम के पास, वेनेडियम के पास 23, हाँ या ना? तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, जो प्रोटॉन है वो क्या हो रहे हैं? तो प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में तो होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? बताओ, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम अट्रैक्ट करेगा? तो जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज कैसा होगा? तो जनरली हम लोग, अरे छोटा हो जाएगा भाई, जब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं हो जाएगा। क्लियर है? कॉमन सेंस है ना, वो लगाएं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते थे जब लेफ्ट टू राइट जाते थे, जब हम लोग क्या जाते थे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था? न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन, तो वो जब बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाएगा? लेकिन यहां पर क्या होता है, जब मैं स्कैंडियम से कहां तक जाता हूं? क्रोमियम तक। स्कैंडियम से कहां तक जाता हूं? तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? अच्छा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा कम होगा? पर लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूं स्कैंडियम से क्रोमियम तक, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर डोमिनेटिंग इन कंपेरिजन टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक। क्या पढ़ा चुका हूं ये? तो यहां पर कौन ज्यादा होता है क्रोमियम तक? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से ज्यादा कौन होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस आटोमोशल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होता है, और अट्रैक्शन लगाए तो साइज क्या हो जाएगा? क्लियर है? आयरन, कोबाल्ट और निकिल होता है, उनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? और सेम क्या होगा, क्योंकि जितना अट्रैक्शन लग रहा होगा उतना ही। तो यहां पर क्या हो जाता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक निकिल। जब मैं निकिल से कहां तक जाता हूं, तो नो डाउट प्रोटॉन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्या हो रहे हैं? तो जब निकिल से जिंक तक जाता हूं तो रिपल्शन क्या हो जाता है? काफी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन में कौन ज्यादा हो जाएगा? और जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगे तो साइज क्या हो जाएंगे? तो एक क्वेश्चन तो यही पूछे जाने लायक है कि निकिल, कॉपर और जिंक में, हालांकि साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है इनके, पर फिर भी एक हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहले तो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, फिर ऑलमोस्ट क्या हो गया, और फिर क्या हो गया? निकिल, कॉपर, जिंक में बढ़ गया। कर लोगे या नहीं कर लोगे? एक मैंने यहां पर छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? वैसे मैंने अभी तक नहीं छोड़ा था, अगर पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा तो, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा तो मैग्नीज को मैंने नहीं छोड़ा था, मैग्नीज को मैंने नहीं छोड़ा था, एक साथ लिखा था पूरा, है ना? बट यहां पर अगर मैं मैग्नीज की बात करूं, किसकी बात करूं, तो हम लोगों ने तो एक सिंपल ऑर्डर याद किया है ना, हम लोगों ने तो एक नहीं देखा किसका ज्यादा है किसका कम है, ऑलमोस्ट के बारे में बात करते हैं। पर अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज का जो क्या है, मैग्नीज का जो साइज है वो क्रोमियम से भी बड़ा होता है। और क्लियर है? पर ये एक्सेप्शन पूछे जाने लायक, इसलिए जनरली हम लोग कहते थे स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, फिर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। मैग्नीज वाला कभी भी मैंने आपको नहीं बताया, पर मैग्नीज का साइज इन दोनों से ही क्या होता है? बड़ा होता है। वो जाने की जरूरत आपको तो सिंपली ये याद रखना है कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट गया हूं तो पहले साइज क्या हुआ है? छोटा, फिर ऑलमोस्ट क्या हो गया है? सेम, और फिर क्या हो गया है? ऐसे ही किस में होगा? 4D सीरीज में। ऐसे ही किस में होगा? कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब बात करते हैं ग्रुप की। किसकी बात करते हैं? तो ग्रुप होता है 3D, 4D और, तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम होता है,
फिर वेनेडियम, क्रोमियम, हो जाएगा। यहां पर क्या होता है? इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, हो जाएगा। फिर लैंथेनम, होफनियम, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो 3D से ज्यादा साइज किसका होना चाहिए? तो 3D से ज्यादा साइज होता ना चाहिए 4D का। तो स्कैंडियम और ट्रिटियम में किसका साइज बड़ा होना चाहिए? इट्रियम का। इट्रियम और लैंथेनम में किसका साइज बड़ा होना चाहिए? भाई 3D से 4D, 4D से 5D, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं साइज लिखूं, क्या लिखूं? तो स्कैंडियम से बड़ा इट्रियम, इट्रियम से बड़ा लैंथेनम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं टाइटेनियम जिरकोनियम में देखता हूं तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, टाइटेनियम से बड़ा। लेकिन जब मैं जिरकोनियम और हॉफनियम में बात करता हूं तो इनका साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? तो जिरकोनियम और हॉफनियम के आगे जितने भी एलिमेंट रहते हैं 4D और 5D का, उनका साइज ऑलमोस्ट है ना। तो 3D से बड़ा साइज किसका होगा? लेकिन 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट, तो 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों हो गया? ड्यू टू, पढ़ा है, ड्यू टू लेंथेनॉइड। नहीं समझ में आया? अब सर ये क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है सुनना चाहता है? मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शिल्डिंग मतलब बताया था रिपल्शन, बता था रिपल्शन। सबसे अच्छा जो रिपल्शन लगाते हैं वो लगाते हैं एस। उससे कम, उससे कम, उससे कम। सबसे बेकार जो रिपल्शन लगता है वो किसका लगता है? एफ का। अब देखो हुआ क्या, अब हुआ क्या, देखो यहाँ पर लेंथेनम कितने नंबर पर आया? 57। और हॉफनियम कितने पर आया? तो लेंथेनम भी डी ब्लॉक एलिमेंट और हॉफनियम भी। तो जब मैं लेंथेनम से हॉफनियम पर गया तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि एकदम से एलिमेंट 57 से कहा है 72। तो इसमें 57 प्रोटॉन थे, इसमें कितने आ गए? तो जब लैंथेनम से होफनियम पर जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज काफी आ गया। अब यहां पर अगर मैं होफनियम में बताऊं तो इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है? डी में। अरे हाँ या ना? और डी से पहले बताओ कौन से ब्लॉक एलिमेंट आए होंगे? 58 से। मतलब इलेक्ट्रॉन डी से पहले किस में गया होगा? नहीं समझ में? 14 इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अब जो एफ होता है उसकी शील्डिंग अच्छी होती नहीं है। शील्डिंग मतलब रिपल्शन। अब ये जो रिपल्शन है, ये जो रिपल्शन है, ये कैसा है? ये कैसा है? पुअर शील्डिंग है। पुअर शील्डिंग या फिर, लेकिन बताओ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर, हाँ या ना? तो बताओ यहां पर क्या होता है? जब मैं लेंथेनम से होफनियम में जाऊंगा तो न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉन डी में जाने से पहले किस में जा रहा है? एफ में। एफ का रिपल्शन इतना अच्छा, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोशल के डी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? और अट्रैक्ट कर लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा? तो ये कॉन्ट्रैक्शन किसके बाद आया? लेंथेनम के बाद आया ना, तो इसलिए क्या बोल दिया इसे? लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब तो 5D वाली सीरीज के जो एलिमेंट है उनका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। और छोटा होकर लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? तो 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ड्यू टू, तो जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम हो गया ड्यू टू। पर यहां पर बताओ लैंथेनम का तो साइज इट्रियम से बड़ा ही रहेगा ना। यहां पर कोई लैंथेनम में कोई लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 3D, 4D और 5D में से किसका साइज बड़ा होता है? 3D का सबसे छोटा और 4D और 5D का ऑलमोस्ट। पर इट्रियम और लैंथेनम में से पूछा जाए तो लैंथेनम का ही बड़ा। जिरकोनियम हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट ड्यू टू लैंथेनॉइड। ऑनलाइन वाले बच्चे बोल दो एक बार यस और नो। कोई दिक्कत? चल, अरे नींद तो नहीं आ गई है? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? हाँ, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो शील्डिंग आपको पता है, शील्डिंग इफेक्ट में डी और एफ के बारे में ही लिखा हुआ है, पर मैंने सारा लिख दिया। आपको पता है डी और एफ में से किसकी शील्डिंग अच्छी होती है? डी की। एफ की उतनी अच्छी? तो बस इस पैराग्राफ में सर फिर इतना बड़ा क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में? ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि एफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को, एफ के दूसरे इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छा शील्ड, लेकिन डी का कोई इलेक्ट्रॉन है और डी का कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वो डी वाले इलेक्ट्रॉन जितना अच्छे से शील्ड करेंगे एफ वाला उतना अच्छे से, पी वाले और भी अच्छे से, एस वाले और भी अच्छे से शील्ड। नहीं समझ में आया?
तो देखो अब यहाँ पर रेडियस का ट्रेंड देखो, रेडियस क्या हो रही थी पहले, तो डिक्रीज, देखो डिक्रीज हो रही है, फिर ऑलमोस्ट क्या हो गई है, और फिर क्या हो गई है, ऐसे देखो सभी में पहले डिक्रीज हो रही है, फिर ऑलमोस्ट, और फिर, तो यही तो बोला था हम लोगों ने। नहीं समझ में आया? कर सकते हैं ये। नेक्स्ट आता है किस पर, डेंसिटी। पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऑर्डर ऐसा है जिसमें कोई ज्यादा एक्सेप्शन, पूरी पीरियोडिक नहीं, पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट में है ना, काफी ज्यादा एक्सेप्शन है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक डेंसिटी होता है मास अपॉन, अब देखो जनरली हम लोग कह रहे हैं कि जो साइज हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज हो गया, पर साइज तो ऑलमोस्ट तो क्या ही होंगे, सेम ही होंगे, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो बताओ मास क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो डेंसिटी होता है मास अपॉन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर देखो अब वॉल्यूम तो साइज तो ऑलमोस्ट सेम है, तो मास क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? तो डी ब्लॉक एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी, तो स्कैंडियम से ज्यादा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। क्लियर है? बस एक एक्सेप्शन है, जिंक की इससे कम हो जाती है। कोई दिक्कत? ये किसका ऑर्डर है? अरे इतना भी आया बहुत है, कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो स्कैंडियम से कॉपर तक तो बढ़ रही है, लेकिन जिंक की क्या हो गई है? अब मैं आपको बता चुका हूँ, ऑस्मियम और इरिडियम होती है उसकी डेंसिटी पूरे डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में सबसे जनरल डेंसिटी किसकी, 3D ज्यादा, 40 ज्यादा। तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, ऑस्मियम, और इनका वैल्यू भी लिखा हुआ है, कई जगह इनके वैल्यूज में चेंज है ना। तो हम लोग देख लेंगे, अगर एनसीईआरटी में मुझे कहीं पर मिलता है तो वो हम लोग देख लेंगे, मुझे अभी तक जितना पढ़ा था उसमें मिला नहीं, ठीक है, कहीं पर मिलता है तो हम लोग वहां पर नोट डाउन कर लेंगे। अभी जो मेरे को डाटा पता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, फिर क्लियर। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट में किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ऑस्मियम और, ऑस्मियम और, ओ हो, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हाइयर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होने का रीजन क्या था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, आपको पता है जैसे जैसे साइज क्या होता है जाता है, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी दे रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब साइज, या फिर मैंने अगर आपको बताया था हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड। अब जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होंगे वो तो क्या होता है, स्टेबल। अब जिंक है, जिंक जो था उसकी मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम था। वो कम क्यों था, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था और फुल्ली फील्ड था, तो दूसरे जिंक से इंटरेक्शन नहीं था, पर खुद में तो स्टेबल है ना। अब 3d10 4s2 मतलब फुल्ली फील्ड है, अब बताओ वो अपना इलेक्ट्रॉन निकलने देगा क्या? तो जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। तो डी ब्लॉक में भी जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, कुछ को छोड़ दो, एक्सेप्शन तो मैंने कहा ना होंगे होंगे, पर कुछ को छोड़ दो तो एक जनरल ट्रेंड यही होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी। अब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकाल रहा हूं तो तीसरा निकाल रहा हूं तो, क्लियर है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, तो देखो देयर इज एन इंक्रीज इन along each series of the transition element from left to due to increase in, अब भैया न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा, साइज छोटा होगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा। तो यही तो बोल रहे हैं, कर लोगे या नहीं कर लोगे, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। पर फिर भी इरेगुलर ट्रेंड आता है, फिर भी इरेगुलर, थोड़ा बहुत इरेगुलर ट्रेंड आता है क्या, हाँ या ना। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी में इरेगुलर ट्रेंड क्यों आ रहा है, इरेगुलर ट्रेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है n-1d और ns दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब जब ns में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकालते ही उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उस चेंज की वजह से, उस चेंज की वजह से एटम के कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या आएगा, काफी चेंज आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या आएगा, काफी आ रहा है बात समझ में, इसलिए वो वेरिएशंस क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो,
द इरेगुलर ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल ऑफ 3D सीरीज तो ऑफ ए लिटिल केमिकल। अब ये केमिकल सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर देखो, कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय कंसिडरिंग दैट द रिमूवल ऑफ ऑल्टर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ। तो इनमें इरेगुलरिटीज क्यों आते हैं, क्योंकि 4s और 3D दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं। जब मैं पहले इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उनकी एनर्जी में भी क्या आ जाएगा, फिर वापस से चेंजेज आ जाएंगे। उसकी वजह से इनकी आयनेशन एनर्जी में एक रेगुलर ट्रेंड नहीं आ पाता है। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जनरली जनरली साइज क्या होगा, तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी। और जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे स्टेबल होंगे, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी। तो अब देखो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर तो कुछ भी बेटा, आयनेशन एनर्जी वैसे मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं, थोड़ा सा वहां से ही पढ़ें। आयनेशन एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए, हाँ या ना। तो अगर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा। तो डिफिकल्ट होगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, समझ में आ गया। अब आपके पास अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक क्या होता है, 3D10। ये कैसा है, फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, निकालना चाहेगा। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी, तो 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी किसकी होती है, और सबसे कम किसकी होगी। भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है ना, तो सबसे कम स्कैंडियम की और सबसे ज्यादा, तो इसमें तो कोई एक्सेप्शन, लेकिन बीच में एक्सेप्शन आएंगे। जिंक के बाद किसकी होती है, आयरन की। आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद, ये मैंने वैसे तो कोई चांसेस नहीं है पूछे जाने का, पर सेफ्टी पर्पज के लिए लिख दिया भाई, ये तो याद कर लेना कम से कम। कर लोगे या नहीं कर लोगे। तो सबसे ज्यादा 3D सीरीज में जिंक की, उससे कम, उससे कम, उससे कम। कर लोगे या नहीं कर लोगे। यहाँ पर पूरा डाटा लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर दिख रहा है। तो देखो स्कैंडियम की कितनी दी हुई है, 631, और जिंक की कितनी दी हुई है, सबसे ज्यादा जिंक की है। और जिंक की सबसे ज्यादा क्यों है, फुल्ली फिल्ड है। ये फर्स्ट, ये सेकंड आयनेशन एनर्जी देखो। अच्छा, कॉपर और जिंक में से फर्स्ट आयनेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, जिंक की। लेकिन सेकंड आयनेशन एनर्जी देखो, फर्स्ट तो जिंक की ज्यादा है और सेकंड देखे क्यों है, देखते हैं। देखो, देखो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है 3D10 4s1, और जिंक होता है 3D। तो बताओ यहां पर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बताओ डी फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालना चाहेगा, निकालना चाहेगा ना। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा डी में 10 हो जाएगा और फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। जबकि जिंक वाला तो पहले से 4s वाला कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालना चाहेगा कॉपर और जिंक में से, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिंक की, क्योंकि जिंक में फुल्ली फिल्ड है। पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, जैसे ही तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो कॉपर तो क्या बन जाएगा, 3D10, और जिंक क्या बन जाएगा, 3D10। तो बताओ ये तो फुल्ली फिल्ड है, ये तो, और ये पार्शियली फिल्ड है। अब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, तो किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी तो किसकी ज्यादा है, और सेकंड। ऐसे क्रोमियम में देखो, क्रोमियम क्या होता है 3D5 4s1, और मैग्नीज क्या होता है 3D5। बताओ किसकी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, फुल्ली फिल्ड। अब बताओ सेकंड किसकी ज्यादा हो जाएगी, सेकंड जब निकालना जाऊंगा तो इसमें D5 हाफ फिल्ड, जबकि इसमें तो 4s1 पार्शियली फिल्ड, तो किसकी ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझ में आया, क्या पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें, कोई दिक्कत। तो क्या आयनेशन एनर्जी समझ में आई आप लोगों को। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी पहले जिंक की, फिर आयरन कोबाल्ट कॉपर, जिंक आयरन कोबाल्ट कॉपर, जिंक आयरन, जिंक आयरन कोबाल्ट कॉपर, जिंक। और कॉपर जिंक में और क्रोमियम और मैग्नीज में फर्स्ट आयनेशन और सेकंड का कॉन्सेप्ट। ऐसे थर्ड आयनेशन एनर्जी से कॉन्सेप्ट कर सकते हो। कर लोगे या नहीं कर लोगे।
तो कोई दिक्कत? चलूं आगे। अब देखो, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को। अब जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उनकी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? अब ये नंबर ऑफ एक्सचेंज में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं, क्लियर है, वहां से देखना। तो जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा। जैसे डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बताया था, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज कर सकता है, यहां से देखो ये वाला 4 कर सकता है, इन चारों में आ सकता है। सॉरी 6 बना दिए तो मैंने, कितने बना दिए, 6 बना दिए। तो यहाँ पर कितना एक्सचेंज हो सकता है बताओ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इन चारों के साथ किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, दूसरा वाला इन तीनों के साथ, तीसरा वाला। तो कितने एक्सचेंज पॉसिबल है D5 में। तो जितने ज्यादा ये एक्सचेंज होंगे उतनी ज्यादा कंपाउंड एनर्जी क्या करेगा, ये एलिमेंट उतनी ज्यादा एनर्जी निकालेगा, और जितनी एनर्जी निकालेगा वो उतना ही ज्यादा, क्लियर है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें एक्सचेंज एनर्जी काफी, और वो स्टेबल होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो आयनाइजेशन अब और कैसे होगा बताओ, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा होगा, अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या लगा रहे होंगे। तो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस पर डिपेंड करेगी, एक तो न्यूक्लियस कितना अट्रैक्शन लगा रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कितना, और उसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी। समझ में आया कि नहीं आया। द थ्री टर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, रिपल्शन बिटवीन, एंड एक्सचेंज एनर्जी में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत। चलें आगे, तो ये पढ़ लोगे सारा, अरे पढ़ लोगे ना भाई। अब जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, क्यों है, ये पढ़ लोगे ना, क्योंकि ये 3D5 बना लेगा, 3D5 बना लेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ। स्कैंडियम है +3 में स्टेबल है, क्यों, 3D0 हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। जिंक +2 में स्टेबल हो जाएगा, क्यों। तो ये सारी बकवास बताने की जरूरत है नहीं है ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। तो Mn+2 क्यों स्टेबल है, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और D5 कैसा बन गया, Zn+2 क्यों स्टेबल हो गया, D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, स्कैंडियम में एक भी नहीं बचे, कोई दिक्कत। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई, तो ये आपको पता लग गया क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द हाई वैल्यू ऑफ, अच्छा कॉपर की, निकिल की और जिंक की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, काफी बोला हुआ इसने। अब देखो जिंक क्या होता है, जिंक क्या होता है, जिंक होता है 3D10, पहला इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस में से निकलेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा है, और 3D10 क्या बन गया है, फुल्ली फिल्ड। अब बताओ थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल है, तो भैया आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम हो। तो ये जो थोड़े बहुत आप लोग एक बार रीड कर लें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन मुझे इसमें यहाँ पर लगी नहीं है, कोई दिक्कत। चलें आगे, अभी रुके थोड़ा सा क्योंकि क्लास लेट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, है ना, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते ताकि ये चीजें कंप्लीट हो। चलें, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आता है, पढ़ा चुका ऑक्सीडेशन स्टेट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, वेरिएबल, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस इन NS एंड N-1D। अब मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, रिडॉक्स में पढ़ाया था, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, क्लियर है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, याद हो तो, आयरन, आयरन कितना होता है 26 पर आता है, तो ये क्या होता है 3D, और एस में कितने हैं, और डी में कितने हैं 6। तो अगर मैं आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, क्या निकालूं, आयरन की मैक्सिमम कौन सी शो कर सकता है ना, तो एस में तो 2 हो गए, और डी में अनपेड कितने हो गए, अनपेड डी में कितने हैं 4, तो कितना हो गया टोटल। तो जो आयरन है उसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6, कितनी है। पर आपको पता है जो आयरन होता है वो +2 या फिर
बताया था आपको, हाँ या ना? ऐसे क्रोमियम की आई थी +6, मैग्नीज की आई थी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो थ्री डी सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज। कितने करता है? पर मैंने कहा था डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा कौन कर रहा था? ऑस्मियम और रुथेनियम। ऑस्मियम और कौन सी शो कर रहे थे? कर सकते हो ये? तो मोस्ट कॉमन, अच्छा, अब जनरली जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, किसको छोड़कर? देखो यहां पर आप जितने भी देख रहे हो स्कैंडियम से जिंक तक देख रहे हो, क्या सभी +2 शो कर रहे हैं क्या? तो इन सभी एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? लेकिन स्कैंडियम +2 शो, स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन सा? कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये +1 या +2 शो नहीं करता, स्टेबल ही नहीं होता उसमें, कोई दिक्कत? तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी, किसको छोड़कर? अब स्कैंडियम +3 में देखो D10, D0, Mn+2, D5 स्टेबल हो गया, Zn+2 में D10 स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? क्या पढ़ा चुका है ये सारी? तो बताओ मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? और ये कौन कौन सी शो कर सकता है? +2, +3, +4, +5, +6। क्रोमियम भी देखो, +2 मैक्सिमम +6 होती है, तो +2 से +6 सारी शो। वेनेडियम की मैक्सिमम निकालोगे तो कितनी आएगी? +5, तो +2 से +5 सारी शो। टाइटेनियम की मैक्सिमम निकालोगे कितनी आएगी? +2 से +4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पहले मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पहले तो बढ़ेगी और फिर क्या आएगी? क्यों? क्योंकि पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ेंगे और फिर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी स्टेबल होती है वो अलग बात है, और कौन कौन सी शो कर सकते हैं ये समझ में। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है मैग्नीज की +2 और कौन सी होती है? +7 होती है। आयरन की कौन सी होती है? +2 और। तो ये जो बोल्ड में किया हुआ है ना इन्होंने, तो ये बोल्ड में क्या शो कर रहा है? क्रोमियम की जैसे कौन कौन सी शो की हुई है? +6 और, जो जनरली जिनमें ज्यादा कंपाउंड वो बनाते हैं। कर लोगे या नहीं कर लोगे? चलें आगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बाय डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑस्मियम और। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करूं तो बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, क्योंकि N-1D और NS में ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, तो ये क्या शो करते हैं? वेरिएबल, वेरिएबल। अब मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बच्चों को भी पता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? अब मेरे ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज आता है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो जब नेगेटिव चार्ज मेरे पास आएगा तो उससे ओवरलैपिंग के चांसेस कम होंगे ज्यादा होंगे? भाई जितना ज्यादा मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, अपोजिट साइन से ओवरलैपिंग के चांसेस उतने ही, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग के चांसेस होंगे बॉन्ड का कैरेक्टर कैसा आता जाएगा? तो ट्रांजिशन मेटल आयन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से बॉन्ड बनाएंगे? तो लोअर में कौन से बना लेंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म बट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म। अब बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर ऐसे भी छोड़ो, जो KMnO4 था, क्या था? KMnO4 कैसा एजेंट था? इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अपनी हायर में। तो मैंने बताया आपको ट्रांजिशन मेटल एटम अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कैसे एजेंट? हायर में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लोअर में है तो क्या? पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, हाँ या ना? अब ट्रांजिशन मेटल एटम आयन क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो लिगेंड आते हैं, लिगेंड आते हैं तो इनके में क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग हो जाएंगे तो बता इनके मेटल आयन कलर्ड हो जाएंगे। T2G से Eg में होगा कि नहीं होगा भाई? TiH2 का होल 6+3 था, वोयलेट या पर्पल कलर शो कर रहा था, कर सकते हैं? नहीं आया सर समझ में? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब इनमें अगर मैं पैराग्राफ में देखूं तो यहाँ पर भी काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। टाइटेनियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? +2 और +3 से देखो, यहाँ लिखा ही हुआ है, देखो ना, ये +2 पर तो बोल्ड किया हुआ था इसने, अरे दिख रहा है ना? सॉरी सॉरी, +4 पर बोल्ड किया हुआ है, कौन सी ज्यादा स्टेबल है? +4। तो टाइटेनियम की +4 ज्यादा स्टेबल होती है किससे? +2 और। जिंक केवल और केवल कौन सी शो करता है? उसके बाद क्यों नहीं करता है? क्योंकि D10 फुल हो जाता है,
अब उससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर दिखाओ कोई। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है आयरन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है, सेकंड और थर्ड। आयरन कौन सी शो करता है, सेकंड और थर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब +2 और +3। कोबाल्ट जनरली कौन सी शो करता है, +2 और। निकेल सिर्फ कौन सी करता है, कॉपर आपको पता है +1 और +2, क्यूपरस और क्यूप्रिक। जिंक कौन सी शो करता है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो यहाँ पर सारी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं यहाँ पर। मैग्नीज तो देखो कितनी ज्यादा कर रहा है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, हाँ या ना? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? क्या ये मैं पढ़ा चुका हूँ एनआई? अच्छा देखो यहाँ पर इन ग्रुप 6 की बात करूं तो ग्रुप 6 में कौन कौन आता है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन कौन से शो कर रहे हैं, +6, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन। अब देखो क्रोमियम आता है, उसके नीचे कौन आता है, मोलिब्डेनम, और उसके नीचे कौन आता है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, 6 ग्रुप के, ठीक है। इन तीनों, ये तीनों ही कौन सी, क्रोमियम +6 करता है, ये भी +6 कर सकता है और ये भी। पर किसकी +6 ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों की +6 ज्यादा स्टेबल है किससे, तो इन ग्रुप 6 मोलिब्डेनम और टंगस्टन की +6 ज्यादा स्टेबल होती है किससे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हमको पता ही नहीं थे, हाँ या ना? कर सकते हैं। 10 chromium 6 in the form of dichromate in acidic medium is strong। अब क्रोमियम की +6 ज्यादा स्टेबल, क्रोमियम की +6 ज्यादा स्टेबल, तो +6 से किस में जाना चाहेगा, कम में। +6 से किस में जाना चाहेगा, तो बताओ Cr+6 अगर ये कम में जाना चाहेगा, मान लो +3 में जाना चाह रहा है, तो इसका क्या हो गया, तो ये एजेंट कैसा हो गया। तो क्रोमियम की +6 ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो क्रोमियम के +6 में जितने भी कंपाउंड होंगे वो किसकी तरह काम करेंगे, तो क्रोमियम +6 में कैसा एजेंट हो जाएगा, जबकि MOO3 और WO3 क्यों नहीं है, क्योंकि मोलिब्डेनम और टंगस्टन की +6 तो स्टेबल ही है, तो खुद स्टेबल है तो इसको जाने की जरूरत ही नहीं है। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? NiCO का होल 4, FeCO का होल 4, ये मैं पढ़ा, CO का होल 5 पढ़ा चुका है। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, और कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा और पाई। पाई सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है फ्री ऑर्बिटल में। और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल अपने लोन पेयर लिगेंड के कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में डालता है। कर लोगे? और सीओ कैसा लिगेंड था, पाई एसिड लिगेंड, बताया था? नहीं समझ में आया? नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल, कौन आ जाएगा, जिंक भी नहीं करता है, जिंक भी लिख सकते। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नहीं समझ में आया सर? अरे यस और नो तो बोल दो भाई, कोई दिक्कत। सर यस सर नो सर तभी बोलेंगे जब आप पढ़ाना छोड़ोगे। चले तो आज के लिए इतना।